नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इन्वायरमेंट इकोलॉजी की इस कक्षा में। मैं कपिल देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये आपकी जो कक्षा होगी वो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर बेस्ड होने वाली है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो यूपीएससी का ट्रेंड है वो आप जानते हुए अच्छी तरह से कि स्टैटिक प्लस करंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस पूछता है। इसीलिए ये आपकी जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास है ये आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही साथ देखिए, ये आपकी जो रणनीति आप बनाते हो प्रीलिम्स के लिए उसमें भी क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और देखेंगे कि ये कैसे कैसे जो है ये आपके प्रीलिम्स का जो बैरियर है वो क्रॉस करने में आपकी हेल्प करती है, आपकी मदद करती है। अब सही बात बताएं दोस्तों, तो आप जब तक स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे किसी चीज़ को लेके, आपको पीटी क्वालिफाई करनी है, आपको मेंस क्वालिफाई करना है, तो आपके लिए रणनीति बनाना जरूरी है। विदाउट स्ट्रेटजी आप कोई भी काम करोगे तो वो आपका काम सफल तो होगा ही नहीं, साथ ही साथ जो आपके ऊपर है बर्डन्स बढ़ते जाएंगे। इसीलिए ये जो हमारी क्लास है इसमें हम अपने स्मार्ट चीज़ों को लेके चलेंगे, अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाएंगे और साथ ही साथ जो एक रणनीतिक व्यू होता है या स्ट्रेटजिकल जो व्यूज़ देखा जाता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए, तो इसको हम कितना मतलब कि भार देंगे इस पे, या कितना दबाव देंगे, या कितने एक तरह से गंभीर स्थिति में पढ़ेंगे इसको, यानी कि गंभीरता से इसको लेंगे। अब दोस्तों, रही बात कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी। अब आप सोचते होंगे कि भाई क्यों इन्वायरमेंट इकोलॉजी हम विस्तृत रूप से पढ़ें, क्यों इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है हमारे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो उसमें इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, वो इसलिए, ठीक है, कि आप देखेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं दोस्तों ईयर वाइज कैसे पूछे गए हैं। आप खुद देखिए, 2013 में 16 क्वेश्चन, 2014 में 20 क्वेश्चन, 2015 में 13 क्वेश्चन, 2016 में 12, 17 में 15, 2018 में 11 क्वेश्चन, 2019 में 20 क्वेश्चन, 2020 में 25 क्वेश्चन, 2021 में 16 क्वेश्चन, 2022 में 16 क्वेश्चन। सोचिए कितना महत्वपूर्ण वेटेज है इसका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। अब साथ ही साथ दोस्तों, जैसे ये देखते हैं कि भाई इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है वो आपके प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ ये आपके मेंस में भी कितना एवरेज 25 जो मार्क्स होते हैं वो क्या करता है, कवर करता है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका पीटी का जो बैरियर है, आपका प्रीलिम्स का जो बैरियर है उसको पार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। कैसे? आप 2015 का कट ऑफ देखिए, 2015 का कट ऑफ था 107। क्वेश्चन कितने आए थे दोस्तों? क्वेश्चन आए थे 13, यानी कि 26 नंबर आपने यहां से गेन किया। इतना इंपॉर्टेंस है। 2016 में वेटेज गया था आपका, कट ऑफ गई थी 116, यहां पे कितने 12 क्वेश्चन आए थे। 2017 है उसमें गया था कितना, 105। 2018 में 98, 2019 में 98, 2020 में 92, 2021 में 87.5। अब खुद सोचिए, आपकी इतना महत्वपूर्ण है ये आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी, तो क्यों ना इसको हम विस्तृत रूप से और टोटली जो करंट अपडेटेड मोड है हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो आपकी रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्ट हैं पीटी क्वालिफाई के लिए उसको हम सबसे पहले लेके आएँ। ये तो हमारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास है, इसके बाद जो क्लासेस होंगी चाहे वो इकोनॉमी की होंगी, चाहे वो साइंस टेक की होंगी, चाहे वो जियोग्राफिकल जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उससे संबंधित होंगी, ये सब चीज़ें हम लेके आने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये सब क्लासेस जो है ना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हम ये देखते हैं तो 87.5 जब आता है आपका कट ऑफ, तो इसमें 16 दुना 32, यानी कि 87 में से 32 नंबर के प्रश्न कहां से पूछे गए थे, सिर्फ आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से पूछे गए थे। तो सोचिए कितना जो है इसका वेटेज रहा है। इसीलिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपके रणनीतिक
पॉइंट ऑफ व्यू से या स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम साथ ही साथ देखेंगे जो आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, इसको हमने बांटा है कितने, आपकी सुविधा के अनुसार से केवल 6 पार्ट में। इन 6 पार्ट में आपके सारे स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में क्या है दोस्तों, पहले पार्ट में है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। हम इन्वायरमेंटल इकोलॉजी और इसके फंक्शंस की बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स मेजरमेंट्स। दूसरे पार्ट में हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, इसका मापन कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाएंगी, ये सब सारी चीज़ें बात करेंगे। तीसरा जो हमारा पार्ट है उसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इशूज़ की बात करेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो हार्डकोर मुद्दा बना रहता है। आपके न्यूज़पेपर में भी देखिए, आप पूरे विश्व में देख लीजिए, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में देख लीजिए, प्रदूषण जो है, चाहे वो आपका प्लास्टिक पोल्यूशन हो, चाहे वो आपका एयर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, सब क्या है, ये हार्डकोर इश्यूज बने हुए हैं। और फोर्थ पार्ट में देखेंगे हम क्या दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ जो उसके समन की जो रणनीतियाँ बनी हैं उसको कैसे लागू किया जा रहा है, कौन कौन सी रणनीतियां हैं जो भारत सरकार अपना रही है या फिर कौन कौन सी रणनीतियां जो वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। एक्ट एंड पॉलिसीज़, इन्वायरमेंट से संबंधित जो एक्ट एंड पॉलिसीज़ है, चाहे वो जीवों के संरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो आपके किसी संस्थान से संबंधित हो, वो जो आपकी इन्वायरमेंट के लिए महत्वपूर्ण है वो हम इसमें देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो क्यों इतने महत्वपूर्ण है आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, उनका क्या रोल है, क्या रोल वो प्ले कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, अपने इन 6 पार्ट में। ठीक है दोस्तों, इन 6 पार्ट में देखेंगे। अब थोड़ा सा हम विस्तृत जो अवलोकन कर लेते हैं इसका कि इन 6 पार्ट में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो पार्ट हमारा था उसमें हमने क्या देखा कि पर्यावरण पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। अब इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, पर्यावरण उसके घटक यानी कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के टाइप पढ़ेंगे, और इन्वायरमेंट किसे कहते हैं ये सब जानेंगे, और इन्वायरमेंट के जो घटक हैं, जो बायोटिक ये और अबायोटिक, जैविक और अजैविक घटक हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। पारिस्थितिकी में संगठन का स्तर यानी कि कैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, कैसे एक छोटी सी चीज़ से लेके एक बड़े समूह का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, वो सब चीज़ें जानेंगे। कुछ मूल परिभाषाएं यानी बेसिक्स जो डिफिनीशंस हैं वो जानेंगे कि भाई हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम क्या हैं इसमें जानने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपका फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिकी के जो कार्य हैं कि पारिस्थितिकी के कार्य क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करवाती है हम ये जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे क्या, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसके बारे में जानेंगे भाई ये क्यों अलग है स्थल से। जलीय मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या विशेषताएं हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या विशेषताएं हैं। जब ये आपस में मर्ज करेंगे, जहाँ जिस क्षेत्र में मिलेंगे वो क्षेत्र कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। चलिए ये अब दूसरे पार्ट में देखते हैं दोस्तों। तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स मेजरमेंट, जैव विविधता और इसका मापन। हम देखेंगे जैव विविधता क्या है, भारत में भी विश्व में भी सारी जैव विविधता का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, देखेंगे स्टैटिक पार्ट्स का, और साथ ही साथ जो करंट इश्यूज हैं इसमें वो भी क्या करेंगे, इंक्लूड करने वाले हैं। और जैव विविधता के स्तर को देखेंगे हम। फिर जैव विविधता का मापन यानी कि अल्फा बीटा गामा, इनका मापन कैसे किया जाता है, क्या इनका रोल है, ये कैसे रोल प्ले करते हैं, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। प्रजाति जो शब्दावलियाँ हैं यानी स्पीसीज टर्मिनोलॉजी, इसमें हम क्या देखेंगे दोस्तों, स्पीसीज टर्मिनोलॉजी में हम देखेंगे कि जो आपके इंडिकेटर स्पीसीज हैं हम इसके बारे में जानेंगे, आपके जो अम्ब्रेला स्पीसीज हैं इनके बारे में जानेंगे, जो जितने टाइप्स ऑफ स्पीसीज होते हैं सब देखेंगे इसमें। और भारत के पशु और पौधों की विविधता, भाई भारत तो विविधताओं वाला देश तो है ही, साथ में तटीय इलाकों से लेके
पठारी, मैदानी और पहाड़ी भाग तक जो मतलब कि जंतुओं में विविधताएं पाई जाती हैं, कैसे ये एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो डिफर करते हैं, या मतलब इनमें भेद या विभेद होते हैं। या आप देखेंगे कि भाई जो तटीय क्षेत्र है हमारा, चाहे पश्चिमी घाट हो, पूर्वी घाट से किस तरह अलग है, क्यों जो है हिमालय में जो जैव विविधता है वो सबसे डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और इससे संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसको भी हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। समुद्री जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि भैया समुद्री जीव में कौन कौन से आएंगे, नेक्टन्स क्या हैं, प्लैंक्टन्स क्या हैं, जू प्लैंक्टन्स क्या हैं, और एल्गीज के बारे में जानेंगे कि भाई एल्गीज क्या है, रेड टाइड्स कैसे होती है, एल्गल ब्लूम कैसे होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की बात करेंगे हम, यानी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की। इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों नेशनल पार्क को, बायोडाइवर्सिटी एक तरह से नेशनल पार्क को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखेंगे। हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे जूज की, मतलब संरक्षण करने के कौन कौन से तरीके हैं जो इन सीटू हो चाहे एक्स सीटू हो, सारों का क्या करेंगे इसमें अध्ययन करने वाले हैं। और साथ ही साथ वो भारत सरकार की नियमावलियां भी जानेंगे कि भैया किसको संरक्षण का प्रभावी तरीका माना गया है भारत सरकार की नियमावली में। ठीक है, संरक्षण के प्रयास दोस्तों, कंजर्वेशन एफर्ट्स देखेंगे कि भारत सरकार के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी किसी जीव को, चाहे वो अम्ब्रेला प्रजाति का हो, चाहे इंडिकेटर प्रजाति का हो, वो किसी भी प्रजाति का हो, उसके लिए संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। आप जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि भारत में देखिए बाघों के संरक्षण के लिए क्या चला जा रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर, हाथी के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, आप डॉल्फिन के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन, घड़ियाल के लिए चला जाता है कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट वल्चर चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो सी टर्टल प्रोजेक्ट है किसके लिए, कछुओं के लिए चलाया जा रहा है। हंगुल है, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट रेड पांडा, ये सब सारी चीज़ें हम क्या हैं देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे पार्ट में जब हम आएंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, सबसे हार्ड कोर ये टॉपिक होने वाला है आपका। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके, लेकिन इस टॉपिक से हर साल प्रश्न आपके बनते हैं, आपके चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम्स हो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या देखेंगे, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जितने प्रदूषण के प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है, प्लास्टिक पोल्यूशन, उष्मीय प्रदूषण, जैविक उपचार, ठोस अपशिष्ट, ई अपशिष्ट, ये सब तो देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ इसमें दोस्तों ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित भारत सरकार ने कौन कौन से नीतियां, कौन कौन से कानून बनाए हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। ठीक है, एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन में क्या है दोस्तों, भाई जाहिर सी बात है एयर में भाई पोल्यूशन दो प्रकार के होंगे, प्राथमिक पोल्यूशन, सेकेंडरी पोल्यूशन। एयर में क्या है कि कोई जो अवांछित तत्व अगर मिल जाएगा हवा में, जो हवा में मानव के सांस लेने की या जीवों के श्वसन करने में कठिनाई उत्पन्न करे, तो एयर पोल्यूशन हो गया। दोस्तों यहीं पे इतना पढ़ लेना हमें हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। जब यूपीएससी के स्तर पे हम पढ़ेंगे या यूपीएससी के लेवल पे हम देखेंगे, तो एयर पोल्यूशन जहां आएगा वहां पे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे सीपीसीबी की। ठीक है दोस्तों, जो कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड है आपका, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हम इसके बारे में जानेंगे भैया ये इतनी महत्वपूर्ण संस्था क्यों है प्रदूषण को लेके। चाहे आपका ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे आपका लाइट पोल्यूशन हो, चाहे आपका सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे आपका एयर पोल्यूशन हो, सबके लिए मानक कौन निर्धारित करता है, आपका सीपीसीबी। याद रखिएगा, जब सीपीसीबी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, हम सफ़र के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हम सफ़र के बारे में जानेंगे, फिर क्या एनसीएपी के बारे में जानेंगे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, हम क्या जानेंगे, पीएम पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे, हम फिर क्या देखेंगे, स्मॉग देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, स्मॉग। अब बात अभी हो रही थी हाल ही में दिल्ली में कि भैया यहाँ पे ना लंदन स्मॉग की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। हालांकि मौसम परिवर्तन हुआ और थोड़ा सा मतलब कि स्थिति सुधरी, तो अब यहाँ पे विंटर स्मॉग क्या है या जिसको लंदन स्मॉग बोला जाता है उसके बारे में जानेंगे। समर स्मॉग क्या है, मार्बल कैंसर कैसे इनसे क्रिएट होते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। अब
फिर क्या देखेंगे दोस्तों, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे कि भैया ये क्या है। ठीक, अब जब ये सब चीजें आ जाएंगी फिर क्या देखेंगे, हम फिर देखेंगे ग्रैब के बारे में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। भैया ग्रैब क्यों लागू हुआ और इससे संबंधित जो संस्था थी ईपीसीए। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। अब ईपीसीए को किसने जो है वो रिप्लेस किया, हाल ही की न्यूज़ है, यानी आपका करंट अफेयर्स है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पूछ देगा आपसे क्या, कमीशन ऑन कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, इसने रिप्लेस किया। अब किसके तहत बनाया गया, वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके तहत बनाया गया था। ये सब चीजें हम क्या करेंगे, जानने वाले हैं। ये इस तरह से जो है यूपीएससी आपको कवर करवाता है क्या, एयर पोल्यूशन। तो आप जब प्लास्टिक पोल्यूशन में आओगे, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था किसको बनाया गया, किसको निगरानी के लिए जिम्मेदारी दी गई, कौन इसमें जो पनिशमेंट है वो निर्धारित करता है, EPR क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं आपकी इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, जितने भी सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, पन बिजली ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसीलिए बता रहा था कि आपकी ये जो क्लास होगी स्टैटिक प्लस करंट बेस्ड होगी। साथ ही साथ ये इतनी महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों कि आपके पीटी के लिए तो है ही, इसमें नो डाउट, पीटी के लिए तो ये महत्वपूर्ण क्लास है ही, साथ ही साथ मेंस के लिए भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे कि जो इश्यूज हैं, हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात की थी कि भैया इश्यूज में क्या क्या होगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज में हम बात कर रहे थे किसकी, रेत खनन के बारे में, सैंड माइनिंग इन इंडिया, इसके लिए क्या क्या भारत सरकार ने नीतियां जारी कर रखी हैं, भारत सरकार ने कौन कौन से मतलब कि अथॉरिटीज़ बना रखी हैं, रेड होल माइनिंग कहाँ फेमस है, रेड होल माइनिंग के मतलब कि जो डिमेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं, क्यों रेड होल माइनिंग जो है केवल पूर्वोत्तर भारत में ही होती है, सारी चीज़ें देखेंगे। अब इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इन सबसे क्वेश्चन पूछे हैं। अब कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, कॉलोनी पतन विकार, ये क्या होता है, क्यों मधुमक्खियों को जो है मतलब कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट जो एक कह सकते हैं कारक माना जाता है आपके पर्यावरण में, हम ये देखेंगे। इनके संरक्षण के लिए क्या क्या परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या क्या योजनाएं भारत सरकार चला रही है वो देखेंगे। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरणीय चुनौतियां कौन कौन सी हो रही हैं, क्यों जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको टैकल करने के लिए भारत सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी कौन कौन से प्रयास कर रही है, वो भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। वाइल्ड लाइफ डेथ्स के बारे में जानेंगे, यानी कि आपका जो वन्य जीव संघर्ष है, यानी कि मानव के साथ वन्य जीव संघर्ष, मैन वर्सेस वाइल्ड जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो क्यों हो रहे हैं। आप एलिफेंट की बात हमेशा न्यूज़ में रहती है कि भैया हाथियों ने असम में हमला किया, किसान मारे गए। भाई जब ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि जब संरक्षण के प्रयास पढ़ेंगे, उसमें जब प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात आएगी तब उसमें हम पढ़ेंगे कि भैया माइक साइट्स क्या हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या हैं, हाथी के लिए कौन कौन से मतलब कि अभियान चलाए गए, गज यात्रा हो गई, जैसे हाथी मेरे साथी हो गई। तो वहाँ पे जब एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात पढ़ेंगे तब जो है हम वहाँ पे जानेंगे कि भैया मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ डेथ्स इतनी क्यों हो रही है। आप देखें, आप ये भी जानते होंगे कि जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में वन्य जीव मारे जाते हैं। ये या मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों कि भारत सरकार ये कहती है, या विश्व स्तर पे भी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारतीय सड़कों पर सबसे ज़्यादा वन्य जीव मारे जाते हैं। तो इससे हमारे वाइल्ड लाइफ का कितना नुकसान होता है। वाइल्ड लाइफ का नुकसान होने का मतलब दोस्तों, जो ताना बाना है पर्यावरण का वो क्या होता है, टूटता है, और नुकसान सबको भुगतना पड़ता है। ठीक है, अब जो जेनेटिकली इंजीनियर ट्रीज के बारे में जानेंगे, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर पेड़ के बारे में, क्यों जो है आपका जो वन और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है डॉल्फिन की कैद पे क्यों प्रतिबंध लगाया कि भाई डॉल्फिन आप मतलब पाल नहीं सकते, उसको पालतू नहीं बना सकते, उसको बंधक नहीं बना सकते, सारी चीज़ें जानेंगे। शार्क के पंखों को हटाने पर निषेध क्यों लगाया गया, ये सब चीज़ें जानेंगे। चलिए
अब जो हमारा चौथा पार्ट है, जलवायु परिवर्तन और समनकारी रणनीतियाँ, यानी क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, इसके बारे में जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन भैया होता क्या है, इसके मेन रीजंस क्या हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो वर्तमान में जो है अभी चर्चा में हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट देख लीजिए, महासागरीय अम्लीकरण क्यों बढ़ रहा है, ओजोन रिक्तीकरण क्यों जो है इसी साल 2022 में सर्वाधिक बड़ा देखा गया, ये सब सारी चीज़ें जानेंगे। उसके मतलब कि ओजोन डिप्लेशन के मेन रीजंस क्या हैं, जो आपकी जेट स्ट्रीम चलती है वो क्या मतलब कि रोल प्ले करती है इनके मतलब कि ओजोन क्षरण में, सारी चीज़ें जानने वाले हैं। भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे कि भैया भारत पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव रहा, और इसकी स्टडी हम करने वाले हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट के आधार पे। आईपीसीसी की रिपोर्ट के आधार पे करेंगे भैया तटीय क्षेत्र क्यों, आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत का तटीय क्षेत्र वो संकटग्रस्त है या संकट में है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो तटीय क्षेत्र है वो प्रभावित होगा। अब तटीय क्षेत्र के साथ साथ जो आपका फसल चक्र है वो भी प्रभावित होने वाला है, तापमान बढ़ने वाला है, और जैव विविधता क्या होगा, उसका लॉस होने वाला है। ठीक है, समनकारी रणनीतियाँ यानी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या अपनाई गई हैं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। भारत के प्रयास और जलवायु परिवर्तन, अब ऐसा नहीं है कि भैया अपना देश कुछ नहीं कर रहा है, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है इन सब रणनीतियों में। जलवायु परिवर्तन के कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो, यानी जो UNFCCC करवाता है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और बढ़ चढ़ के अपनी बात रखता है कि भैया हम जो विकसित देश हैं उनसे भी अच्छा कार्य करेंगे, उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और भविष्य में भी करके दिखाएंगे। आपको 26 की बात कर लीजिए जिसमें पंचामृत की बात हुई थी। अब अभी लाइफ की बात, लाइफ प्रोग्राम भारत ने अभी COP27 में इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारी जो है बातें हो रही हैं, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। जलवायु परिवर्तन संगठन, इनके बारे में भी जानेंगे। एक्ट एंड पॉलिसीज के बारे में जान लीजिए कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एक्ट एंड पॉलिसीज, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, WPA 1972। अब दोस्तों आज दिनांक में, यानी कि आज की अगर खबर बताई जाए तो भारत सरकार ने मसौदा पेश किया है, क्या, इसमें संशोधन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, संशोधन करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने जो वन्यजीव संरक्षण है उसको क्या करना चाहते हैं और प्रभावी ढंग से बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो पनिशमेंट यानी सजा का जो दायरा है उसको क्या करेंगे और मजबूत करेंगे, साथ ही साथ सजा को और बढ़ाएंगे। इसमें एक संस्थान की बात हो रही है, सिटीज की। ठीक है दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात हो रही है, ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात हो रही है कि इसको जो है और प्रभावी ढंग से हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें उन वन्यजीवों को भी शामिल करेंगे जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, आवश्यक हैं, जिनका विस्थापन, जिनका मारा जाना जो है क्या कि आपके पर्यावरण को नुकसान जो है बहुत बृहद स्तर पर फैलाएगा या पड़ने वाला है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद यह भी है कि संशोधन कर लिया जाएगा। अभी तो मसौदा आया है लेकिन संशोधन कर भी दिया जाएगा, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण की बात है और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण स्थिति भी है कि अगर हम अपने वन्यजीव संरक्षण को मतलब कि इस्टेब्लिश नहीं करेंगे या उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो जो अभी हम 6वें महाविलोपन पे खड़े हैं ना, वो और जल्दी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 महाविलोपन हो चुके हैं जो आपके जलवायु कारणों के कारण या फिर आइस एज के कारण, ज्वालामुखी जो विस्फोट है उसके कारण, ये उसके रीजंस माने गए। ठीक है, लेकिन ये 6वां महाविलोपन होने वाला है वो किससे है, हमसे है, यानी कि हम करने वाले हैं। हम देखेंगे क्या, पर्यावरण के कानून और नीतियां देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर्स देखेंगे कि भैया जो संस्थाएं हैं
किससे? वन्यजीव से संबंधित जो संस्थाएं हैं या इससे संबंधित जो मेजर्स हैं उनको जानने वाले हैं। इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में जानेंगे कि भैया कौन कौन से इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इनके संरक्षण में या उनके एक तरह से सुरक्षा में। चलिए अब हम देखेंगे क्या, छठवां पार्ट यानी आपका अंतिम पार्ट, कि जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। हर साल इससे एक न एक क्वेश्चन बनना तय होता है, हर साल ये चर्चा में रहते ही रहते हैं। आप यूज्ड टू हो जानने के लिए कि भैया हमने पढ़ा है, हम पढ़ते रहते हैं कि भैया यूएनईपी ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। सपोज दैट आपका जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है इसके बारे में जानेंगे, कब बना, ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण संस्था है आपके जलवायु परिवर्तन के लिए भी और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस कौन कौन से हुए उनके बारे में जानेंगे। आईची टारगेट्स कितने हैं वो हम देखेंगे, क्यों जरूरी हैं आईची टारगेट्स। साथ ही साथ हम देखेंगे क्या रामसर कन्वेंशन, रामसर सम्मेलन के बारे में जानेंगे 1971 का, जिसको आर्द्र भूमि का सम्मेलन भी कहा जाता है। अब जब हम ये पढ़ेंगे तो साथ साथ हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि भैया भारत में आर्द्र भूमि जो अधिनियम है 2015 से 17 में संशोधन हुआ है, यानी कि अब 2017 लागू है। हमें ये भी पढ़ना होगा इसके तहत जो आपकी आर्द्र भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियों को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, उसको ईजी बनाया गया। वो सब जब हम स्टडी करेंगे होलिस्टिक वे में तब हम देखने वाले हैं। अब साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि सिटीज़ की बात कर रहा है। ये सिटीज़ को देखेंगे क्यों इतना महत्वपूर्ण है, अभी मैंने इसके पहले ही बताया ये क्यों इतना महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ट्रैफिक के बारे में देखेंगे, फिर जानेंगे हम सीएमएस के बारे में, फिर CAWT यानी कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के बारे में देखेंगे, इट्टो के बारे में जानेंगे, UNFF यानी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ IUCN, आप जब संरक्षण की बात करते हो तो IUCN की रेड लिस्ट देखते हो कि उसमें इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या वर्नरेबल है, ये सब चीज़ें देखते हो। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि भैया रेड लिस्ट के साथ साथ ये और कौन कौन सी सूचियाँ क्या करती है, जारी करती है। रेड लिस्ट हो गया, ग्रीन लिस्ट हो गया और पिंक लिस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ हम GTF के बारे में जानेंगे और जो आपके हजार्डियस कन्वेंशन हुए यानी कि बेसल हो, स्टॉकहोम हो या रोटरडम हो, उसके बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे क्या हम कि इसमें क्या क्या और भी चीज़ें ऐड हुई हैं वर्तमान समय में। चलिए UNCCD के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में जानेंगे। ये आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली दोस्तों, याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और लगातार जो है आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, देखते रहिए। तो ये आपका जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक तरह से ओवरव्यू था कि भैया जो होलिस्टिक व्यू होता है कि हमने ये पढ़ना है और हम इसको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों रूप में पढ़ने वाले हैं। तो अब इस क्लास में आप टोटली अपडेटेड जो इन्वायरमेंट है वो पाने वाले हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।